आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। इसमें होता यह है कि एक यूरुग्वायन प्लेन अवेंट की माउंटेन रेंज में क्रैश हो जाता है और वहाँ बचे लोग किस तरह से बिना खाना व कपड़ों के सरवाइव करते हैं और वो लोग वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, आओ देखते हैं। सो हरसागी एक्सप्लेन सोसाइटी ऑफ द स्नो। मूवी की शुरुआत में हमें 1972 का समय दिखाया जाता है, जहाँ एक रुग्बी टीम अपने मैच के लिए सैंटियागो के लिए एक ट्रिप का प्लान कर रही होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि यह सभी अपने साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी ले जा रहे होते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी फैमिली से और अपने देश से पहली बार दूर जा रहे होते हैं। फिर यह सभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। प्लेन में बैठने से पहले ये सभी एक ग्रुप फोटो लेते हैं और फिर प्लेन वहां से निकल जाता है। ये सभी सैंटियागो की ट्रिप के लिए प्लेन के अंदर काफी खुश होते हैं और इसके बाद इनका प्लेन एंडियन की माउंटेन रेंज में पहुंच जाता है, जहां इन्हें प्लेन में बहुत ज्यादा झटके लग रहे होते हैं। फिर प्लेन अचानक एक तूफान में फंस जाता है और इसके चलते प्लेन के अंदर सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं। पायलट प्लेन को संभालने की काफी कोशिश करता है पर प्लेन कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है। फिर प्लेन अचानक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं और आगे का हिस्सा बर्फ में स्लाइड करते हुए एक पत्थर से टकराता है, जिससे प्लेन के अंदर बैठे सभी लोग एकदम से सामने की ओर आ जाते हैं, जिससे कि बहुतों को चोट लग जाती है और बहुत से लोग मौके पर ही मर जाते हैं। कुछ देर बाद बचे लोग जो ठीक होते हैं वो फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं। इस घटना से सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। आसपास का नजारा काफी भयानक होता है, बहुत से लोग मर जाते हैं और आसपास खून ही खून होता है। फिर वो सभी एक दूसरे को संभालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2 लड़के पायलट के कैबिन में जाते हैं कांच तोड़कर और वहाँ पे पायलट की हालत भी बहुत बुरी होती है। जब वहाँ का रेडियो चेक करते हैं तो वो भी नहीं चल रहा होता और उतने में ही पायलट की मृत्यु हो जाती है। फिर देखते ही देखते वहाँ रात हो जाती है, टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है और ये सभी मिलकर प्लेन के टूटे हिस्से को सूटकेस और दूसरे सामान से बंद करते हैं ताकि इन्हें ठंड कम लग सके। हम प्लेन के अंदर देखते हैं तो सभी का ठंड से काफी बुरा हाल होता है। जो इंजर्ड लोग रहते हैं वो दर्द के मारे काफी चिल्ला रहे चीख रहे होते हैं। यह सभी ठंड से बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं। फिर सुबह हो जाती है। इनमें से बहुत से लोग ठंड से मर जाते हैं। अब तूफान भी खत्म हो चुका था। अंदर के लोग बाहर आते हैं। बाहर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी। यह सभी पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं और इसके बाद ये लोग नहीं जानते कि ये लोग यहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे। इन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन सूटकेसों के सामान को और खाने को बहुत संभल कर इस्तेमाल करना होगा। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि यह सभी उन सूटकेस और वहाँ जितना भी सामान होता है उन सभी को चेक करते हैं और वहाँ जितना भी खाना होता है उसे इकट्ठा करके यह सभी थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं। ये लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर खाना कम और लोग ज्यादा है। उसके बाद वहाँ से एक प्लेन गुजरता है। यह सभी उसकी ओर चिल्ला रहे होते हैं पर प्लेन काफी दूर होता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले दिन हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम लैंडो होता है। उसकी हालत काफी खराब थी। वो अपने परिवार और अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है। उसे बताते हैं कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और उसकी बहन घायल है। फिर वो तेजी से उसकी बहन के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर यह सभी एक एक्स का निशान बनाते हैं ताकि कोई भी आसमान से जा रहा हो तो उसे यहाँ नजर आ सके। इसके बाद ये बर्फ को पिघलाने के लिए एक तरकीब लगाते हैं जो कि काम करती है और फिर वहां से एक प्लेन जाता है। यह सभी उस प्लेन को देख के काफी खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि उस प्लेन ने इन्हें देख लिया और अब ये सभी बच जाएंगे। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती है, मतलब कि जो प्लेन अभी गया था वो और दूर से जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लेन ने इन्हें बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम होती है ना, उन लोगों को इनकी लोकेशन का कुछ भी अंदाजा नहीं होता। फिर इन्हें रेडियो का ध्यान आता है। यह सभी लोग सोचते हैं कि जो प्लेन का पिछला हिस्सा था उस पर कुछ बैटरीज होंगी जिससे कि ये रेडियो काम कर पाएगा। तो इनमें से कुछ लोग उस प्लेन के हिस्से को ढूंढने के लिए वहां से जा रहे होते हैं। ये कुछ दूर ऊपर चढ़ते हैं तो वहां से जब ये अपनी क्रैश हुई जगह को देखते हैं तो वहां से वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती। तो ये लोग समझ जाते हैं कि यही कारण था वो प्लेन ने इन्हें नहीं देखी और फिर वहां बर्फ स्लाइड होने लगती है तो यह सभी वापस क्रैश वाली जगह पे आ जाते हैं। समय इसी तरह बीतता रहता है। इन्हें यहाँ फंसे हुए 7 दिन हो चुके थे। इनके पास का सारा खाना खत्म हो जाता है। ये जिस जगह पे फंसे होते वहां ना तो कोई पेड़ होते और ना ही कोई जानवर। ये अपनी भूख किससे मिटाए, तो ये वहाँ की बर्फीली चट्टानों में पत्थरों में काई लगी होती है तो ये उसे ही खाने लगते हैं। इससे वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है तो उसे नहीं खा पाते। और हम इसके बाद लिंडो को देखते हैं जो भूख के मारे काफी तंग हो चुका था। फिर वो सभी से कहता है कि मुझे यहाँ जिंदा रहने के लिए डेड बॉडीज भी खानी पड़ी तो मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और इसकी बात से कुछ लोग सहमत होते हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे होते हैं। बात के चलते ये आपस में बहस कर रहे होते हैं। फिर समय के साथ साथ इन लोगों की भूख इतनी बढ़ जाती है कि ये जूतों की लेस और तो और सिगरेट को ही खाने लगते हैं।
अगली सुबह लिंडो की बहन सांस नहीं ले रही होती और फिर वो मर जाती है। लिंडो इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है। वह ये सोचता है कि मुझे मेरी मॉम ने भी छोड़ दिया, अब मेरी बहन भी चल बसी। वहीं पास बैठा एक लड़का यह भयानक नजारा देखकर काफी डर जाता है और वो अपने माता पिता को एक लेटर लिखता है। इन्हें यहाँ फंसे हुए 16 दिन हो जाते हैं। इन सभी का भूख से काफी बुरा हाल था। इन सभी का ये हाल देखकर वहाँ सभी लोग इन्हें डेड बॉडीज खाने की सहमति दे देते हैं। फिर ये एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और डेड बॉडीज से मांस निकाल के खाने लगते हैं। इन सभी में से मात्र 5 लोग ही ऐसे थे जो कि डेड बॉडीज को नहीं खा रहे थे। उनका मानना ये था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा और हम कभी दरिंदे नहीं बन सकते। इससे बेहतर तो ये है कि हम मरना पसंद करेंगे। और उनमें से एक को वहाँ पे बर्फ में एक बैग मिलता है, जिसे जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक रेडियो होता है। फिर ये सभी मिलकर उसे चालू करने की कोशिश करते हैं, उसे एक एंटीना से कनेक्ट करते हैं और फिर रेडियो चालू हो जाता है। उसमें खबर आती है कि बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इन सभी के चलते एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने एवेंट्स की माउंटेन रेंज में 67 से ज्यादा बार प्लेन इन्हें खोजने के लिए भेजे थे, पर इनका कुछ भी पता नहीं चला। तो गवर्नमेंट यह मानने लगती है कि प्लेन क्रैश के दौरान यह सभी मर चुके हैं। यह सुनकर वहाँ सभी लोगों की उम्मीद टूट जाती है। सभी काफी दुखी होते हैं और जो 5 लोग थे जो पहले मांस नहीं खा रहे थे, उनमें से कुछ लोग मांस खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। और यह सुनने के बाद वहाँ सभी लोग जान चुके थे कि हमारी मदद के लिए अब कोई नहीं आने वाला। और फिर ये कुछ देर बाद 3 लड़के प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें वहाँ प्लेन का मलबा दिखाई देता है और ये थोड़ी दूर पर इन्हें अपने साथियों की लाश दिखती है। इसके बाद वहाँ रात हो जाती है। यह सभी बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं। वहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यह रात में सो ही नहीं पाते। अगले दिन हम जब इन्हें देखते हैं तो ये पूरी तरह से बर्फ में ढके होते हैं और इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। इनमें से एक को तो दिखाई ही नहीं देता और 2 बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। ये फिर किसी तरह प्लेन के टुकड़े में बैठकर बर्फ में स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हैं। ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। लिंडो इनसे पूछता है कि तुम्हें ऊपर क्या दिखा। वह सभी बताते हैं कि ऊपर आसपास पहाड़ है और जो अभी कुछ ही देर पहले ऊपर से नीचे आए हैं, उनमें से एक लड़का लूमा जो पहले मांस नहीं खा रहा था, वो अपने दोनों साथियों की हालत देखकर मांस खाना चालू कर देता है। इसके बाद बाहर की ओर बर्फ का तूफान आ रहा होता है। यह उस सबसे अनजान अंदर बैठकर शेरो शायरी कर रहे होते हैं और अपने मन को समझा रहे होते हैं। और ये जब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एकदम से तूफान आ जाता है प्लेन के अंदर। वहाँ पूरी जगह बर्फ ही बर्फ हो जाती है। यह सभी प्लेन के अंदर फंस जाते हैं। इनमें से कुछ लोग जो बर्फ के ऊपर होते हैं वो अंदर फंसे हुए लोगों को तेजी से बाहर निकालते हैं, पर उनमें से एक लेडीज जो कि बर्फ के अंदर ज्यादा गहराई में दब जाती है, वो नहीं बच पाती और वो मर जाती है। बाहर से इसी तरह की खतरनाक आवाजें आ रही होती हैं तूफान की। यह लोग जब बाहर देखते हैं तो बाहर से तूफान आता है। यह सभी समझ जाते हैं और एक बार फिर तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। प्लेन के अंदर पूरी बर्फ ही बर्फ हो गई थी। यह भयानक तूफान की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस बार बहुत से लोग बर्फ में दब के मर जाते हैं और इन्हें फंसे हुए यहाँ काफी देर हो जाती है। तो लूमा इन सब से काफी परेशान हो जाता है और वह गुस्से में प्लेन का ग्लास तोड़ रहा होता है। कांच तोड़ने के दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। वो तोड़ते रहता है और वह धीरे धीरे बर्फ को हटा के बर्फ में एक होल बना लेता है और फिर वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके वो सभी काफी खुश होते हैं। लूमा को हम देखते हैं कि उसके पैर में जरा भी दर्द नहीं हो रहा होता, जहाँ पे उसे अभी थोड़ी देर पहले चोट लगी थी, क्योंकि उसका पैर ठंड की वजह से सुन्न पड़ जाता है और धीरे धीरे मौसम भी ठीक होने लगता है। यह सभी मिलकर प्लेन के ऊपर जो भी बर्फ आई थी उसे हटाने में कामयाब हो जाते हैं। अब एक बार फिर इनमें से कुछ लोगों को प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन जो लोग पहले गए थे उन लोगों की हालत काफी बुरी थी। उनमें से एक के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता। उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर उसकी मौत हो जाती है और उसके पास से इन्हें एक लेटर मिलता है। ये लोग उस लेटर को संभाल के रखते हैं। अब हम 36वें दिन, जब मौसम पूरी तरह से साफ था, तब हम नूमा और उसके साथियों को ढेर सारे कपड़े पहनकर प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह कुछ दूर चलने के बाद नूमा रास्ते में ही गिर जाता है। उसका पैर इंजर्ड था, जिसकी वजह से उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था। यह देखकर वो लोग उसे वापस ले जाने का फैसला करते हैं, पर लूमा उन्हें कहता है, नहीं दोस्तों, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ से वापस चले जाऊंगा।
जाऊंगा। नुमा काफी मुश्किलों के बाद वापस क्रैश वाली जगह पे पहुंच जाता है। वो इसमें काफी ज्यादा थक जाता है। वो वहां पहुंचकर बेहोश हो जाता है, जबकि जो लोग ऊपर गए थे उन्हें वहां प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है। उन्हें वहां बैटरीज तो मिलती ही है, साथ में खाने का सामान और कुछ कपड़े भी मिल जाते हैं। ये सभी सोचते हैं कि यहाँ से बैटरी ले जाने की बजाय वहाँ से रेडियो लेके आया जाए ताकि उसे यहाँ पे चालू करके देखा जाए। और फिर जब ये रेडियो लाते हैं तो रेडियो बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि रेडियो खराब होता है। और हम नुमा को देखते हैं जिसके शरीर में काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। उसकी पूरी बॉडी में घाव ही घाव हो गए थे। वह यह सब देखकर समझ जाता है कि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा, तो वह खाना खाना भी बंद कर देता है ताकि वो खाना उसके साथ ही खा पाए। और फिर इन लोगों को प्लेन के पिछले हिस्से में बहुत सारा वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है। उन्हें ये किसी तरह एक स्लीपिंग बैग में बना लेते हैं उसे सिलकर। और फिर ये रेडियो में न्यूज सुनते हैं कि उसमें यह बात आ रही होती है कि इन्हें फंसे हुए यहाँ 58 दिन हो चुके थे। अब गवर्नमेंट इन्हें ढूंढने के लिए एक लास्ट प्लेन भेज रही थी, इस उम्मीद में कि अगर ये जिंदा हो तो इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। यह सुनकर बाकी लोग इन्हें ऊपर की ओर जाने का कहते हैं। अब नुमा इन सभी से काफी दुख भरी आवाज में कहता है कि सुनो दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी तुम लोग खा लेना, क्योंकि तुम सब में से एक भी जिंदा बचता है तो मेरी और हमारे बाकी साथियों की मौत जाया नहीं जाएगी। इसके बाद नोवा भी दम तोड़ देता है और उसके हाथ में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए नहीं मरा हूँ, मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं तुम सबके लिए इमोर्टल हो गया हूँ। उसकी यह बात सुनकर सभी के अंदर एक हिम्मत और एक जज्बा जाग जाता है और इसके बाद इनके कुछ साथी फिर से मदद के लिए ऊपर जाते हैं। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वह पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं और वह यह सब देखकर काफी हैरान होते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ घाटियां और पहाड़ ही पहाड़ है और अभी तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए काफी दूर तक चलना पड़ेगा। फिर वह लोग एक जगह बैठकर सोचने लगते हैं कि हम आगे जाएं या यहीं से वापस लौट जाएं। पर लिंडो इनसे कहता है कि नहीं दोस्त, हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, वापस जाकर हमें मरना नहीं है, हमें उन सभी की जान बचानी है। और फिर यह सभी आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन सभी को वहाँ एक नदी मिलती है जिसमें साफ पानी बह रहा होता है। ये काफी प्यासे होते हैं तो वहाँ पानी पीने लगते हैं कि तभी वहाँ पे एक घुड़सवार इन्हें दिखाई देता है, जिसे देख के ही काफी खुश होते हैं और फिर उसे मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। पर उसे इनकी बातें समझ नहीं आती तो वो इनकी ओर कागज और पेन फेंकता है और फिर ये लोग उस पर अपनी पूरी कहानी लिखकर उसकी ओर दे देते। वो सीधा दौड़कर शहर की ओर जाता है और वहाँ ऑफिसर को देता है। ऑफिसर यह सब देखकर इनके लिए एयरफोर्स से रेस्क्यू टीम के लिए मांग करता है और फिर वो शख्स घर लौटता है और लैंडो और उसके दोस्त को अपने घर में खाना खिलाता है। वो खूब सारा खाना खाते हैं और इसके बाद वो इलाका पूरे तरह से रिपोर्टर से भर जाता है। लैंडो और उसके दोस्त से वो रिपोर्टर बहुत से सवाल करते और इनके वह साथी जो बर्फीली पहाड़ों में फंसे हुए होते वो रेडियो के जरिए यह खबर सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमारी मदद के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। वह सभी हाथ मुंह धो के अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं ताकि वह घर वापस जा सके। फाइनली 71वां दिन आ जाता है जब लिंडो के जरिए इन हेलीकॉप्टर से उन तक ये लोग पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर देखकर वह सभी वहाँ झूम उठते हैं और इसी तरह 16 लोगों को बचाया जाता है और फिर उन सभी को शहर लाया जाता है। उनकी फैमिली उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो सारे लोग अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश होते हैं और फिर उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। वहाँ बहुत से लोग आते हैं और इनका हीरो की तरह स्वागत किया जाता है क्योंकि इन्होंने इतनी मुसीबतों के बाद भी जीने का जज्बा नहीं छोड़ा और ये आखिरकार बच पाए। और फिर रात में ये सभी एक साथ इकट्ठा होकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि इन्हें उस हादसे से काफी बुरा सदमा लगा होता है, पर ये इस बात से खुश होते हैं कि हम आखिरकार बाहर आ ही गए। और फिर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।